नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये खबर। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर सुनवाई होनी है आज। संभल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर होगी सुनवाई। जियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर को रद्द करने की रखी है मांग। बर्क ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसको लेकर अब जियाउर रहमान बर्क के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो संभल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर आज सुनवाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने एफआईआर को रद्द करने की अपनी मांग रखी है। बर्क ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग रखी है। इन तमाम मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया। हालांकि पार्टियों के द्वारा ये दावा किया गया कि बर्क उस वक्त संभल में मौजूद नहीं थे और ऐसे में तमाम आरोप अभी भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगे गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितने बजे याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दरअसल ये जो याचिका है वो जो विंटर वेकेशन है उससे पहले दाखिल की गई थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्दियों की छुट्टी के बाद तो खुल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर सुनवाई होगी। हालांकि ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कल इस पर सुनवाई हो। फिलहाल अभी ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सर्दी के बाद जो लिस्टिंग हुई है उसमें किस नंबर पे ये सुनवाई होती है इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस याचिका के जरिए कहीं न कहीं उन्होंने राहत की कोशिश की है। उनकी तरफ से ये प्रेयर की गई है कि जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए और जो उनकी गिरफ्तारी की तलवार उस पर लटक रही है उस पर रोक लगाई जाए। दरअसल संभल हिंसा में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जब हिंसा हुई थी तो संभल में मौजूद नहीं थे। सपा से वर्तमान में सांसद हैं। ऐसे में इनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट आए हैं और इस पर उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो रद्द की जाए और इनकी जो गिरफ्तारी की तलवार है वो जो लटकी हुई है उससे इनको राहत मिल सके, और इसीलिए कोर्ट में आए हैं। अब जब कोर्ट से सुनवाई होगी तो कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल इनकी मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं। जब तक कि कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इनकी गिरफ्तारी की भी संभावनाएं हैं और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। यानी कि आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज हो सकती है सुनवाई। हालांकि कल की भी तारीख है। अब सवाल ये है शोएब, क्योंकि एफआईआर को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। इस एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क। क्या कुछ एफआईआर में कहा गया है, डिटेल से बताइए शोएब। आखिर क्यों आरोपी नंबर 1 बनाया गया है? जो संभल में घटना हुई थी उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसमें कहीं न कहीं इनको आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में इनके खिलाफ भी एफआईआर में बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अब इनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वो संभल में मौजूद नहीं थे। ऐसे में इनका एफआईआर में नाम कहीं न कहीं राजनीतिक है और इसी सब वजह से इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई। हालांकि ये है कि जो प्रशासनिक अमला है उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है, इनके खिलाफ किस तरह के सबूत हैं, ये जब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी तो चीज़ें साफ होंगी। लेकिन ये जरूर है कि इनकी तरफ सफाई दी जा रही है और इसी वजह से राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आए हैं। चूँकि अब विंटर वेकेशन से पहले इनकी याचिका दाखिल हुई थी। अब लिस्टिंग होने के बाद फिर केस की तरह जब इसकी सुनवाई होगी तो उसके बाद चीज़ें बहुत साफ हो पाएंगी। विंटर वेकेशन से पहले याचिका दायर की गई थी शोएब। कहा जा रहा था कि उसी दौरान याचिका पर सुनवाई भी हो जाएगी, फिर क्यों नहीं हो पाई? क्या कुछ खास वजह रही इसके पीछे? देखिए, कोर्ट में जब याचिका दाखिल होती है तो उसकी बाकायदा लिस्टिंग होती है
जिस आधार पर उसी आधार पर जो उसकी तारीख है वो तय होती है। तो उसी वजह से उस दौरान चूँकि बहुत शार्ट टाइम में जब नोटिस याचिका दाखिल हुई थी, उसके बाद इंटरवेकेशन हो गया था और उसके बाद अब आज से जब हाईकोर्ट खुल रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि इस पर आज या कल पर सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट में दोनों तरफ से अपनी जो दलीलें दी जाएंगी उसके बाद क्या फैसला कराता है। फिलहाल इनकी तरफ से ये जरूर प्रेयर की गई है कि इन्हें FIR दर्ज की गई, उसको रद्द किया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। याचिका में विस्तारपूर्वक बताइए शोएब, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है संभल मामले पर। क्या कुछ याचिका में बर्क के द्वारा कहा गया है? देखिए, जो FIR दर्ज हुई है वो संभल हिंसा को लेकर के है और हिंसा में जिस तरह से तोड़ फोड़ आगजनी इस तरह की चीजें हुई थी, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामलों में इन पर FIR दर्ज हुई है। जबकि इनकी तरफ से तर्क किया जा रहा है ये उस दिन संभल में थे नहीं। इसके अलावा ये जनप्रतिनिधि भी हैं, वहाँ से सांसद भी हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। जिस तरह से इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और इसी वजह से इनकी तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं, सांसद हैं, ऐसे में राजनीतिक देश की भावना पर FIR दर्ज की गई, इनकी तरफ से ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब कोर्ट में ये चीज़ें कितना मायने रखती हैं, कोर्ट में जो FIR दर्ज हुई है उसके जो साक्षी या उनकी तरफ से जो वकील हैं वो क्या दलीलें पेश करते हैं और उसके जवाब में इनकी तरफ से क्या दलीलें पेश होती हैं, फिलहाल ये कोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, एसएम बर्क ने FIR को रद्द करने की मांग की है, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इंतजाम करने। वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जोरों से चल रहा है सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण। 5 दिन में पड़ा है सत्यव्रत पुलिस चौकी का लेंटर। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रात भर काम चल रहा है। जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही है नवीन पुलिस चौकी। ASP श्री चंद्र और CO अनुज चौधरी की देखरेख में हो रहा है काम। 50 से ज्यादा राजमिस्त्री और मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं। तो संभल हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद के बेहद नजदीक पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगातार बेहद तेजी के साथ किया जा रहा है। रात भर मजदूर काम करते हुए और राजमिस्त्री काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेंटर डाल दिया गया है पुलिस चौकी का। वही लखनऊ से बड़ी खबर, होटल शरणजीत में सामूहिक हत्याकांड का ये मामला। आरोपी बदर की गिरफ्तारी में पुलिस टीम के हाथ अभी भी खाली है। पत्नी और 4 बेटियों की हत्या के बाद फरार है बदर। बेटे असद ने थाने पहुंच किया था सरेंडर। हत्याकांड में असद ने छानबीन में पुलिस को उठाया है। सर्जिकल ब्लेड और नशीला पदार्थ का किया था इंतजाम। अजमेर के बाद लखनऊ में कनेक्शन भी तलाश रही है पुलिस। तो पत्नी और अपनी 4 बहनों का मर्डर किया है असद ने और पुलिस के सामने जाकर सरेंडर भी करता है। वहीं असद के पिता फरार बताए जा रहे हैं। बदर की तलाश में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और तलाश करता हुआ नजर आ रहा है। तो सामूहिक हत्याकांड का ये पूरा मामला, आरोपी बदर की गिरफ्तारी में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पत्नी और 4 बेटियों के हत्या के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है। बेटे असद ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया था। ऐसे में पुलिस की छानबीन में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे। हत्याकांड में असद ने छानबीन में पुलिस को भी उलझा दिया है। सर्जिकल ब्लेड और नशीला पदार्थ का किया था इंतजाम। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ और हमारे सहयोगी जिसान अहमद आगरा से जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस हत्याकांड ने पूरे देश को ही झकझोर डाला है। अभी तक इस हत्याकांड में क्या कुछ अहम खुलासे सामने आए हैं? देखिए सुरती, राजधानी लखनऊ में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले की गुत्थी अब सुलझने के बजाय उलझती देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से वारदात के बाद 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं पुलिस भी पूरी तरह से हैरान दिख रही है। अगर पहले वीडियो की बात करें तो असद ने होटल से ही
एक वीडियो वायरल किया और डेड बॉडी को दिखाई और उसने यह बयान दिया था कि वह भी आत्महत्या कर लेगा। और उसने जो वारदात को अंजाम दिया है उसमें वीडियो में कहा कि वह पड़ोसियों से परेशान होकर उसने यह बड़ा कदम उठाया। और जिस तरीके से असद ने कहा कि वह भी सुसाइड कर लेगा, लेकिन वह थाने पर सरेंडर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ असद के पिता बदर के वीडियो की बात करें तो यह वीडियो अजमेर का बताया जा रहा है, जहां पर वह अपनी बेटियों के साथ बैठा है और पड़ोसियों पर बड़े आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उसके घर पर कब्जा कर लिया गया है। और जिस तरीके से तीसरा वीडियो वायरल हो रहा है जो मकान की बिक्री का है, जिसमें पैसे देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें जो खरीदार है असद को पैसे दे रहे हैं। और जिस तरीके से यानी कि तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये जो हत्याकांड की जो गुत्थी है और उलझ गई है। हमारे साथ जिशान भी मौजूद है। जिशान, उसका पुश्तैनी घर या फिर घर, इसको लेकर क्या कुछ खुलासे आ रहे हैं? क्या सच में कब्जा किया गया था उसके घर पर या कहानी कुछ और ही है? में हुए सामूहिक हत्याकांड के बाद पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि जो 3 वीडियो की बात कर रहे हैं वो 3 वीडियो वायरल हुए हैं, तो कह सकते हैं कि पुलिस जो जांच में लगी है कहीं ना कहीं उलझती ही दिख रही है, क्योंकि उसने सिस्टम पर, पुलिस पर और सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, ऐसे तमाम लोगों पर उसने आरोप खड़े किए हैं कि मैं शिकायतें करने गया था, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। वही सबसे अहम बात, उसने अपने बस्ती वालों पर भी तमाम ऐसे आरोप लगाए। लेकिन आपको बता दें हम कि 4 महीने पहले का एक वीडियो वायरल था जो उसके पिता बदर का वीडियो है। पूरे परिवार के साथ वो अपने फुटपाथ पर बैठा है और बस्ती वालों पर आरोप लगा रहा है, बोल रहा है कि बस्ती वालों ने मेरे मकान पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इंडिया बॉयज की टीम ने कल उसके निवास पर जाकर क्षेत्रवासियों से इस मामले की पड़ताल की, तो साफ तौर से इसमें खुलासा ये हुआ, बस्ती वालों का साफ तौर से कहना था कि 1 साल पहले बदर ने और अरशद ने जो 50 गज का एक उसके घर के बगल में प्लॉट है, उस प्लॉट को उसने 7 लाख रुपए में बेचा था, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और पूरे जो कह सकते हैं कि पेमेंट उसमें चेक के द्वारा किया गया था। हालांकि लखनऊ पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। वहीं आगरा से मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि आगरा का ही पूरा परिवार था। लखनऊ पुलिस की जांच आगरा का ये परिवार था और लखनऊ पुलिस अब जांच तो कर रही है। सवाल यही है आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस सामने आए और जिस तरीके का उसने करतूत किया है, निर्मम हत्या की है अपनी बहनों की, अपनी मां की, ऐसे में क्या मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा? क्या वो मानसिक बीमार है, मेंटल कोई प्रॉब्लम उसको, इसको लेकर भी क्या पुलिस प्रशासन जांच करेगी असद की? देखिए श्रुति, इस सामूहिक हत्याकांड की मेन कड़ी बदर है। बदर अब भी फरार है और बदर की तलाश में राजधानी लखनऊ की पुलिस ने टीम लगाई है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। जिस तरह से वीडियो में असद यह कहते देखा जा रहा है कि वह भी आत्महत्या कर लेगा और उसका पिता भी आत्महत्या कर लेगा, और जिस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद असद थाने पर पहुंचा, लेकिन उसके पहले अपने पिता को चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर पहुंचा था। और जिस तरीके से असद बड़ा आरोप लगा रहा है कि उसके पड़ोसी जो है उसको हैरान और परेशान किया करते थे, पर भी राजधानी लखनऊ पुलिस तफ्तीश कर रही है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो आरोपी है असद, उसका नार्को टेस्ट होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस सातिराना अंदाज में हत्या की प्लानिंग की गई, सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल हुआ है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है और कुछ का गला दबाकर मारा गया है। और पुलिस जिस तरीके से कई घंटों तक उससे पूछताछ किया और पूछताछ में जिस तरह से असद पूरे मामले को उलझा रहा है और सारा आरोप पुलिस और पड़ोसियों पर मढ़ रहा है। ठीक है आसिफ, क्योंकि रेलवे स्टेशन असद अपने पिता बदर को छोड़कर आया था, क्या उसके कोई फुटेज सामने आए हैं कि किस ट्रेन में बैठाया गया बदर को? क्या कोई जानकारी बदर को लेकर, कोई लीड पुलिस प्रशासन को अभी तक मिल पाई हो?
देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने ये है कि बदर के पास कोई मोबाइल नहीं होने के चलते उसका लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रहा है। और राजधानी लखनऊ की पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर आगरा एक्सप्रेस वे तक बदर की तलाश किया, लेकिन बदर कहाँ भूमिगत हो गया है, क्या वाकई में उसने सुसाइड कर लिया है? अगर सुसाइड किया होता तो कहीं ना कहीं बदर की डेड बॉडी भी बरामद होती। तो ऐसे में साफ है कि असद का जो बयान है कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने वाला है, क्योंकि असद एक तरफ कह रहा है कि पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, दूसरी तरफ यह कह रहा है कि उसने इस वजह से हत्या किया है कि अगर उसके पिता और वह जेल चले जाते तो उसकी बहनों को देह व्यापार के धंधे में आरोपी ढकेल देते, बेच डालते। और यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि जो आरोपी है वह देह व्यापार का काम करते हैं, हैदराबाद में लड़कियों की सप्लाई करते हैं। कि इस पहलू पर भी राजधानी लखनऊ तमाम पहलू है जिस पर राजधानी की पुलिस जांच कर रही है। बदर से भी लगातार पूछताछ किया जा रहा है। अब नार्को टेस्ट होता है या फिर नहीं होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ और जिसान अहमद, आप दोनों ही निगाह बनाए रखिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक के घर के पास 2 युवक हवाई फायरिंग करके भाग गए हैं। दरअसल कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे, वहीं उनके घर के पास 2 युवक शराब पी रहे थे। विधायक ने टोका तो विधायकों को डराने के लिए इस तरीके से युवकों ने विधायक से नोकझोंक की और उसके बाद हवाई फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद दोनों ही युवक फरार हो गए। विधायक ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले हैं, लेकिन अभी तक युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। लखीमपुर शहर के मोहल्ला शिव कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम जी लखीमपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें जो कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू हैं, ये कस्ता से विधायक दोबारा जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहीं आपको बता दें जो घटना घटी है रात के 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है कि विधायक अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे। घर से 100 मीटर की दूरी पर 2 युवक जो है शराब पी रहे थे। शराब को रोकने के दौरान जिस तरीके से विधायक पे लड़ाई के लिए आमादा हो गए, तो विधायक की तरफ से भी हाथ टाक हुई। जिस तरीके हाथ टाक हुई के बाद उन लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग से बाल विधायक बच गए। जो विधायक का गनर था वो उनके घर के पास खड़ा था। वहीं जो घटना को लेके एक अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। और जो पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी सीओ सिटी शहर कोतवाल मौके पहुंचे हैं। तहरीर ली गई है, तहरीर की जांच की जा रही है। कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर कयास देखा जाए कि जिस तरीके से पुलिस अपने बड़े बड़े वादे कर रही है, जिस तरीके से इनकाउंटर कर रही है, तो कहीं जो विधायक महफूज नहीं है। इसके पहले योगेश वर्मा वाला प्रकरण आया था, वहीं फिर दोबारा कहीं ना कहीं सोचने की बात है। वहीं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई बहुत जल्दी सामने आएगी। यानी कि विधायक से पहले नोकझोंक होती है, उसके बाद ये युवक हवा में फायरिंग कर देते हैं। दोनों ही युवक नशे में बताए जा रहे हैं। सवाल ये है राम जी, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक फिर भी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज में अगर दोनों युवक कैद हुए हैं तो आखिर क्या वजह है कि युवक की पहचान नहीं हो पा रही है? सूची बिल्कुल बता दें कि जो विधायक की तरफ से जो तहरीर दी गई है, तहरीर में नामनेट तहरीर दी गई है। तो अभी जो जानकारी सूत्रों से मिली है उनमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस अब गश्त पे सवालिया निशान है। जिस तरीके से जो विधायक महफूज नहीं है तो आम जनता कहाँ से महफूज होगी? कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सूची को देखने को मिली है। और जो पुलिस के आला अधिकारी उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं, जो घटना में जो शामिल हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन विधायक की तरफ से भी एक बयान आया है कि जिस तरीके से एक अटैक हो गया, अगर गोली सीधे चल जाती तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना सामने आ जाती। श्रुति, बिल्कुल बेहद अप्रिय घटना, और ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं राम जी। और प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि
नए साल का जश्न, ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत, इस तरह की घटना जब सामने आती है तो प्रशासन पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल ये है क्योंकि क्या किसी पर शक जताया है विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने, किसी का नाम लिया गया है, और इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कुछ रुख है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो पुलिस कहीं ना कहीं लुका छिपी का भी खेल खेलती है। जब पुलिस को तहरीर मिल गई है तो तहरीर के नाम अभी ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो अपराधी किस्म के जो लोग हैं जो बहुत जल्द जेल से छूटे हैं, उनकी तरफ से घटना का अंजाम दिया गया है। ये सूत्र की जानकारी है। जिस तरीके से विधायक की तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर जो पुलिस कह रही है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही देखने को मिल रही है। जब विधायक के अड़ोस पड़ोस गश्त नहीं की जा रही है, गश्त अगर पुलिस कहती बड़े बड़े वादे कर रही है कि आम जनता के लिए बड़े बड़े योजनाएं पुलिस चला रही है, तो कहीं विधायक 100 मीटर की दूरी पे महफूज नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर गोली चल जाती है कि अप्रिय घटना सामने आ जाती होती। बिल्कुल, ऐसे में राम जी, क्योंकि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, उनकी पत्नी थी साथ में, कोई किसी का चेहरा पहचान पाया हो, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जो मोहल्ला है, मोहल्ला पास एरिया है जिस सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, वही इनका जो अभी जो बयान आया है, इनका गनर 100 मीटर की दूरी पे थे। अमूमन ये डेली खाना खाने के बाद रूटीन जो इनका वर्क था, नाइट वॉक करते थे। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी थे, इनको जानकारी थी कि विधायक जो है बाकायदा 100 मीटर की दूरी तक टहलते हैं, घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विधायक फायरिंग हो रही है हवाई, तो कहीं ना कहीं। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, उसके बाद क्या कुछ खुलासे आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका इन तमाम जानकारियों। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं, और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे, और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले, तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना वही खबर जौनपुर से है, जहां एक मकान पर कब्जा करने को लेकर दर्जनों नकाबपोश दबंगों ने मकान पर धावा बोल दिया और महिलाओं के साथ मारपीट की है, जिसके बाद महिलाओं ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस से गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि मकान कब्जा करने के लिए घुसे दबंगों ने घर पे तोड़फोड़ कर नकदी सहित लाखों का सामान लूटकर फरार हो गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तार को भी दबंगों ने तोड़ डाला था। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। वहीं अब तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दबंगों की दबंगई एक बार फिर से दिखाई दी है और दिन दहाड़े मकान पर कब्जा करने की कोशिश ये दबंग करते हुए नजर आते हैं। जौनपुर का ये पूरा मामला, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में भी ये दबंग कैद हुए। बस हम लोग अंदर रूम में थे, हमारी दादा पुश्तैनी की वो जायदाद है। हम लोग अपने घर के अंदर बैठे नमाज कुरान पढ़ रहे थे। कुछ आदमी बाहर से दरवाज़ा पीट रहे थे। दरवाज़ा पीटे, हम लोग पूछे कौन है, तो कहे कि खोलिए, मोहम्मद रेहान भेजे हैं। तो कहे क्या काम है, तो कहे मुझसे दरवाज़ा खोलिए, बात करना है। तो कहे लेडीज़ से क्या बात करेंगी, जेंट्स नहीं है, जेंट्स आएंगे तो बात करिएगा। तो नहीं, दरवाज़ा खोलिए। उतने में दरवाज़ा तड़ातड़ पीटना, मारना, चिल्लाना और दरवाज़ा तोड़ के महिला के ऊपर वार करना। हम थे, हमारी घर में जितनी भी फैमिली में भाभी वो भी वगैरह सब लोग थी, सबको पकड़ पकड़ के खींचना, मारना, पीटना, नोचना, और जो भी सामान उमान वगैरह था उस तरफ से लेके लूट लाट के मार पर हमको तो एकदम अधमरा करके छोड़ के भागे। सब कम से कम 2550 की संख्या में रहे होंगे। थाने के पुलिस तो उल्टे हम ही लोग के ऊपर कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन भी दे उसका भी कोई, और तो उल्टे हमारे ही घर में हम ही लोग के ऊपर। मेरा कोई घर में कोई जेंट्स नहीं, मेरे भाई भी नहीं, इत्तेफाक से मेरा एक बड़ा भाई आ गया और न उल्टे उसी को फंसाना चालू कर दिए। इन लोगों के ऊपर बहुत जाति जुल्म हुआ है, बेइंतहा, जो सोचे नहीं होंगे कभी लाइफ में। हम लोग अपने घर में थे। एक बार मैं और भी कह रही हूँ इस बात को, मैं अपने घर में थी और मेरी पूरी फैमिली थी उस घर में, और उस सब आए, जितने भी 15, 20, 25, 50 जो भी आदमी आए, वो
आते ही सबसे पहले वो लोग कैमरे की तार काटो काटो, हाँ। तार पे गुंडागर्दी पे आमादा हो गए, तार काटने लगे, फिर गाली गलौज करने लगे, घर के आदमी को बुलाओ कहाँ है, रेहान हमें खुद भेजे हुए हैं, इतना मतलब। फिर दरवाजा तोड़ना, दरवाजा तोड़ के औरतों को घसीटना, मारना, पीटना, बड़ा बड़ा डंडा लेकर उठाना हाथ पे। और भी तैयारी से वो सब आए थे, आरी और क्या मसला क्या क्या था उन सबों के पास। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।